बीमारियों का हम इलाज करते हैं, जिनको हम नफसाती बीमारियां कहते हैं, उन बीमारियों में एक चीज़ होती है कि उसकी तशख़ीस करना बहुत ज़रूरी होता है। एक्चुअली होता ये है कि फैमिलीज़, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो इरिटेटिंग होती हैं, जैसा कि अगर हम शिज़ोफ्रेनिया की बात करें तो उसके अगर नेगेटिव सिम्टम्स हैं, यानी कि पहले कोई इंसान कुछ करता था, अब वो कुछ नहीं करता, वो चीज़ें नहीं करता। जैसे पहले वो सोशल था, अब वो सोशल नहीं है, तो इससे किसी और को कोई मसला नहीं होता। इसी तरह से अगर वो पहले जैसे कि शादियों में जाता था, अब नहीं जाता। पहले वो नौकरी चाकरी पे जाता था, अब नहीं जाता। पहले वो लड़ाई झगड़े छोटे मोटे कर लेता था, जो जैसे कि हर बंदे के साथ होते हैं, वो नहीं करता। अब वो गुस्से की बात पे भी गुस्सा नहीं करता है, चुप करके कोने में बैठा रहता है। तो अमूमन लोग उनका इलाज नहीं करवाते। वजह ये होती है कि जी कि ना हमें कोई तंग करता है, ना हम किसी को तंग करते हैं। कभी कभी कोई मेडिसिन दिलवा दी या कोई एक आध वो कर दिया, तो अदरवाइज़ कोई इतना ज़्यादा नहीं करते। और बहुत सारे ऐसे लोग आप विटनेस करते भी होंगे जो कि विदाउट ट्रीटमेंट चल रहे होते हैं या अपने घरों में रह रहे होते हैं। एक तो ये चीज़ आती है। लेकिन पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या होता है, ये ज़्यादातर इरिटेटिंग हो जाती हैं। बंदा डाउट करता है, बंदा मतलब कि डिल्यूजन्स का शिकार हो जाता है, ठीक है, बाज़ का शोर शराबा करता है। इसी तरह से बाइपोलर की भी अगर हम जब एक्सट्रीम लेवल की बात करें तो वहाँ पर भी यही चीज़ें होती हैं। एडिक्शन के अंदर भी यही चीज़ें होती हैं कि बाज़ का बंदा तोड़ फोड़ करता है। बिहेवियरल इश्यूज़ हमें एक बंच उनका नज़र आता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें जो हैं बिहेवियरल इश्यूज़ में सामने आना शुरू हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े और ये वो। तो जब शिकवे आना शुरू हो जाते हैं कम्युनिटी साइड से, फैमिली साइड से, तो फिर फैमिली कहती है कि यार इसका ना बंद करवा दो या इलाज करवा दो। तो कहते तो इलाज हैं, लेकिन अमूमन उस इलाज की फ़िलॉसफी को नहीं समझते। एक्चुअली उस इरिटेशन से तंग आते हैं, और उस इरिटेशन से तंग आते हुए वो क्या करते हैं, एकदम से किसी भी टीम को बुलाया, जैसे भी किया, उठाया, बंदे को बंद करवा दिया, ये लो। जब मूड थोड़ा सा ठीक हुआ, फैमिली का भी ठीक हुआ, उस बंदे का भी ठीक हुआ, तो निकाल लिया जी, अच्छा जी ठीक है, सही है, वैसा हो गया। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं, मतलब कि किसी बंदे का गुस्सा आ जाना, या किसी बंदे का लड़ाई झगड़ा कर लेना, या किसी बंदे के ऊपर, जैसे अक्सर आपने देखा होगा यंगस्टर्स जिनके पास पिस्टल वगैरह होते हैं और आइस वगैरह भी ले रहे हों, तो फिर उसके बाद फैमिलीज़ को याद आता है कि यार अब इसका ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है, ठीक है। या जब उनको कोई कहता है, कोई गिले शिकवे लेकर आता है, तो तब तो एक्चुअली यहाँ पर जब बंदा, हम जब उसको कहीं पर लेकर चले जाते हैं, तो अमूमन फैमिलीज़ का ये होता है कि यार अब जो है ना, ये थोड़ा सा बस इसका मूड ठीक हो जाए तो हम इसको डिस्चार्ज कर लें, ले जाएं, निकाल लें। तो ऐसे में आपने प्रॉब्लम के ऊपर काम करने का मौका ना खुद को दिया, ना उस पेशेंट को काम करने का मौका दिया, ना उस अदारे को काम करने का मौका दिया। सेम इसी तरह से कोई भी ऐसी चीज़ जो इरिटेट कर रही थी, उस इरिटेशन से जान छुड़ाने की खातिर आपने उस बंदे को कहीं पे बंद कर दिया। और होता है ना, बात करके थे कि जब ये बाहर आ गया तो फिर हम क्या करेंगे। एक्चुअली ये जो चीज़ होती है यहाँ पर पीक पर जाती है, यहाँ पर सारे रिस्क पर आ जाते हैं, क्योंकि आपने ऐसे टाइम पर उसको उठाया जब लड़ाई हो रही थी, जब वो अपने कोई बात करने का इजहार कर रहा था, कोई चीज़ कहना चाह रहा था, और वो आपने उसको कहने का मौका नहीं दिया और उठा के आपने उसको कहीं पे बंद करवा दिया। तो यहाँ पर मेरा कहने का मकसद ये है कि ठंडे दिमाग से पूरी फैमिली बैठें, ठंडे दिमाग से देखें, सोचें कि हमारे बच्चे के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है। उसको नींद का मसला आ रहा है, उसको जो है ना गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, उसको कान बजना शुरू हो गए हैं, उसको कोई परछाइयाँ नज़र आना शुरू हो गई हैं, वो दुनियावी चीज़ों से पीछे हट गया हुआ है, वो रिलीजियस चीज़ों से पीछे हट गया हुआ है, वो तमाम काम करना शुरू हो गया जो कि नॉर्म्स में नहीं है, ठीक है। या बाद औक़ात कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं, कुछ पेशेंट उनको अपनी ड्रेसिंग का एहसास नहीं रहता, तो वो अपने कपड़े भी अगर फाड़ देते हैं, तो इस तरह की भी सिचुएशन होती है। तो इस सारी सिचुएशन को अपने पास लिखो। लिखने के बाद फिर अदारे से रब्ता करें कि भाई ये प्रॉब्लम है, क्या इसका आप मैनेज कर सकते हो, प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हो। तो वो फिर बताएंगे कि हाँ, हमारे पास कौन से टूल्स हैं, कौन से प्रोफेशनल्स हैं जिनकी मदद से हम इसको मैनेज करेंगे या ठीक करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसकी तशख़ीस करेंगे, हम इसको देखेंगे, डायग्नोज करेंगे कि इसके अंदर प्रॉब्लम है क्या।
उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ट्रीटमेंट किस हद तक चलेगा, कैसे चलेगा और आप उसको कैसे मुनासिब अंदाज में मैनेज करते रहोगे। ठीक है। अब हुआ ये, एक दो दफ़ा नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ। हम क्या करते हैं कि हम एक रिपोर्ट बनाते हैं, क्लाइंट आ गया, 15-20 दिनों के बाद हम उसका तमाम डेटा हमारे पास रफ फॉर्म में पहुंच जाता है। ठीक है, जिसमें उसके टेस्ट हैं, मेडिकल टेस्ट हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, इंटरव्यूज़ हैं, फैमिली के इंटरव्यूज़ हैं, मतलब कि जो हमारे सेशन रिकॉर्ड होते हैं वो हैं। उसके बाद हम उसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, कंपाइल इसलिए करते हैं कि अब हमने अपना ट्रीटमेंट प्लान बनाना है कि भाई अब इसको आगे लेकर चलना क्या है। फिर उसमें हम ये देखते हैं कि आया कि इसकी प्रोग्नोसिस क्या रहेगी। एडिक्शन का पेशेंट है तो अमूमन उनकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होती है, फौरी तौर पर भी आपको लग जाता है कि यार ये बंदा तो सही है, क्योंकि वो ड्रग इंड्यूस्ड होते हैं बिहेवियरल आउटकम्स जो आ रहे होते हैं। अदरवाइज़ तो बंदा तो ठीक ठाक है, ओके है। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं, कुछ नफ्सियाती प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो मेडिकेशन भी साथ में चलती है, काउंसलिंग भी चलती है, वो भी ओके जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं जो ओल्ड एज के साथ आ रहे हैं, यानी कि जिनका हमें पता है कि वक्त के साथ साथ ये मज़ीद बढ़ते जाएंगे। मेडिसन इनके ऊपर अब असर इतना ज़्यादा नहीं करेगी जितना उसको करना चाहिए, जिसको आम हालात में हम कहते हैं कि बंदे के ऊपर अब कोई मेडिसन भी काम नहीं कर रही और अब उसको सपोर्ट की भी ज़रूरत है। और अब उसको सपोर्ट कैसे मिलेगी, कौन देगा, इसको हम कहते हैं पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर कौन देगा, कैसे दे सकता है? घर में कोई बच्चा, जवान या कोई भी इस तरह का रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो उसको दे सके, या कोई नर्सिंग होम, या इवन कि कोई जिस तरह से हमारे अदारे बने हुए हैं नफ्सियाती अदारे, इस तरह का कोई अदारा उनको सपोर्ट कर सकेगा। एक तो इस तरह के केसेस हैं। दूसरा जो है बच्चों के हवाले से है, जिसमें न्यूरो डेवलपमेंटल के प्रॉब्लम्स आते हैं। ये भी वो वाले प्रॉब्लम हैं जब आपने एक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट बना ली और ये अमूमन स्टैटिक होते हैं, इनके अंदर तब्दीली बहुत कम आती है, या यूँ समझ लें कि आटे में नमक के बराबर इनकी प्रोग्नोसिस जो है ना हम देख सकते हैं। और ये ट्रेनिंग के थ्रू इसके अंदर डेवलपमेंट आएगी, एजुकेशन के थ्रू आएगी, जिसको हम स्पेशल एजुकेशन के स्कूल्स भी बने हुए हैं, स्पेशल एजुकेशन के प्रोफेशनल्स भी हैं। अब होता ये है कि ये फैमिलीज़ को हम बताते हैं, तकरीबन काफ़ी सारे केसेस ऐसे हो चुके हैं, 10-12 केसेस ऐसे हो चुके हैं कि जब हमने उनकी बच्चा ले आए या बड़ा ले आए हमारे पास, हमने देखा और हमें ये अंदाज़ा हो गया कि अगर हम उनको अपने पास ही रखते हैं तो एक ही चीज़ है हमारे पास कि वो यहाँ पर सेफ़ रहेंगे, लेकिन क्योर नहीं होंगे। क्योर होने में ये होता है कि बंदा मुकम्मल ठीक ठाक फुली फंक्शनल हो जाए, अपना काम कर रहे, ठीक है, जैसे बाकी लोग काम करते हैं। तो हम उसको कुछ टेस्ट करते हैं, कुछ चीज़ें हम आउटकम्स देखते हैं। जैसे कि आया कि एक बंदा है, 22 साल उसकी एज है, न्यूरो डेवलपमेंटल का शिकार रहा है। फैमिली ने बताया कि ये ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करना शुरू हो गया है, मारपीट करता है, घर से भाग जाता है, बाज़ औक़ात कपड़े भी फाड़ देता है, बाज़ औक़ात इसको कानों में आवाज़ें भी आना शुरू हो जाती हैं। अमूमन ऐसा हो भी जाता है, साइकोटिक फीचर्स आ जाते हैं। अब ऐसे में मेडिसिन तो उनको मिल गई, लेकिन एग्जेक्टिव फंक्शनिंग के लिए काउंसलिंग जो हम कर रहे हैं, उस काउंसलिंग के लिए उनकी इंसाइट इतनी नहीं है। समझ रहे हैं ना आप कि हमारी अलाइनमेंट इतनी नहीं हो रही कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ इतना वो बंदा समझ सके, या वो जो कहना चाह रहा है उसको मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन वो उतना परफॉर्म जब फैमिली में जाके करेगा तो फैमिली के जो राइज नॉर्म्स हैं उनके मुताबिक वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो ऐसे में ये चीज़ हम फैमिली को बताते हैं कि भाई ये सारी हकीकत है, अब यहाँ पर हमने कुछ कंप्रोमाइज़ करने हैं। और बहुत सारे लोग करते भी हैं कंप्रोमाइज़। क्या कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा है तो उम्र में 22 साल का, लेकिन इसको डील मैंने 8 साल के बच्चे की तरह करना है, क्योंकि इसकी इंटेलेक्चुअलिटी जो है, इसकी जो दिमागी सलाहियत है वो तो 8 साल के बच्चे की तरह है। लेकिन जब ये 30 साल का हो जाएगा तो तब भी ये 30 साल की परफॉर्मेंस नहीं देगा, तब भी ये इंटेलेक्चुअली 12-13 साल के बच्चे की तरह परफॉर्म कर पाएगा। बजाय इसके कि मैं इससे एग्जेक्टिव फंक्शनिंग की एक्सपेक्ट करूं, जैसा कि मैं बोलूं कि क्या ये सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर सकेगा, क्या ये मुझे रास्ता दिखा सकता है, क्या जो स्टोरी आज हमने फ़िल्म देखी उसकी ये स्टोरी कंप्रिहेंसिव फॉर्म में ये मुझे बता सकता है, क्या ये जब हम किसी की शादी में जाते हैं होता है ना, आपने देखा होगा वहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा डांस कर रहे होते हैं, जो थोड़ा सा मेंटली वल्नरेबल हो उसको लगा देते हैं। वो जो डांस है वो डिफरेंट है,
लेकिन एक रिदमिक जो डांस है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो क्या इसका जो डांस है वो किस तरह का है, ये तमाम चीज़ें जो है ना आपने देखनी होती हैं और फैमिली को बतानी होती हैं। अब ऐसे में ये है कि फैमिली को जब हम ये सारी चीज़ें बताते हैं, लिख कर देते हैं, बार बार करते हैं, और सारी चीज़ों के रिज़ल्ट्स उनकी अपनी बयान, उन बच्चे की स्कूल की परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें करके देखते हैं, तो अब हम प्रिपेयर्ड होता है कि बच्चा अब अपने घर में जाए या वो जवान अपने घर में जाए। अब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी कि अब वो उसको आगे लेकर चलें। अब फैमिली यहाँ पे क्या करती है, फैमिली उठाती है बच्चे को, किसी और रिहैब में जाके पहुँचते हैं कि ये प्रॉब्लम है हमारे बच्चे को, आपके पास इलाज है। वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं है, इधर लाओ। वो फिर साथ में जी कौन सा ऐसी बीमारी है जिसका अल्लाह पाक ने इलाज नहीं बनाया, हम करते हैं जी, ऐसा हो वैसा थोड़ी बात है, वो तो कल आ गया है जी, हमें तो उसको तो इतना तजर्बा ही नहीं है, और ठीक है हम करेंगे। वो लड़के 1.5 2 साल हो गए हैं रीएब्स के अंदर बंद हैं, प्रोग्रेस ज़ीरो। यानी कि जिसको स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है, स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, जिसको अपने पेरेंट्स की ज़रूरत है, मैं लाख दावे करूं, मैं उसके घर का एनवायरनमेंट नहीं दे सकता हूं। मैं जितनी भी कोशिश करूं, अगर एक बच्चे को ठंड लग रही है और जितना उसकी माँ उसको अंडरस्टैंड करेगी, मैं नहीं कर सकता हूं, चाहे मैं हज़ारों डिग्री उठा के बैठ जाऊँ, कई साल का एक्सपीरियंस लेके चला जाऊँ, लेकिन जितनी उसकी नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है, जितनी उसकी मदर, फादर, सिस्टर या और फैमिली मेम्बर उसको महसूस कर पाएंगे, हम नहीं कर सकते। हमने उसको एक्सट्रीम चीज़ों से बचाना है जिससे वो रिस्क पर ना आ जाए, और बाकी वो फैमिली के लिए है। अब फैमिली क्या करती है कि उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना गवारा नहीं करती, और फिर साथ में ये कि इस उम्मीद के साथ कि वो अब ठीक हो जाएगा। यार मैं ये नहीं कहता कि ठीक होगा कि नहीं होगा, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि उसकी डायग्नोसिस ये हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट ऐसे होगी, और इन डायग्नोसिस को फिर चैलेंज करो, आ जाओ मेरे सामने, ठीक है। मैं तो देखता हूँ ना, जो भी है सही आ जाए, निकाले। जो मैंने डायग्नोसिस बना लिए, मैंने मीन कि हमारी सारी टीम ने बना लिए, हमने उनको सारी चीज़ें लिख के दे दी कि भाई ये चीज़ें हैं, फैमिली की ये हैं, और हम हर चीज़ को टाइम स्टैम्प के साथ, जिस प्रोफेशनल ने जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारा कुछ, इवन के बच्चे की पैदाइश से पहले की भी सारी चीज़ें, पूरे इन्वायरमेंट की सिचुएशन, सारी चीज़ें लिख के मोटी मोटी फाइल्स तैयार करके, फिर उनमें से एब्स्ट्रैक्ट निकाल के शॉर्ट सा 5-6 पेजेस का हम वो जब बनाते हैं तो एम नहीं बनाते, ठीक है। जब आप वो उठा के किसी ऐसे प्रोफेशनल के पास चले जाते हो जिसका ना उसको एक्सपीरियंस है, उसने जस्ट बिज़नेस चलाना है और आप उसका एक कस्टमर हो, उसने बिज़नेस देखना है। मैं बिज़नेस नहीं देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि भाई उस बच्चे के साथ, उस बुज़ुर्ग के साथ कोई ज़्यादती तो नहीं हो रही। अब बुज़ुर्ग आते हैं, ठीक है, या फिर आप उनको ओल्ड होम में भेज दो। ओल्ड होम भेजते हुए जी शर्मिंदगी होती है कि यार घर वाले क्या बोलेंगे, अच्छा ठीक है हम किसी अदारे में भेज देते हैं, वो बेचारे वहाँ पर क्या करेंगे। या तो फिर आप रिटर्न में दे दो कि हाँ जी हमें ये पता है। लेकिन जब आपको ये पता चल गया कि ये डायग्नोसिस हैं, और उन डायग्नोसिस को फिर आप वेरीफाई करो, चेक करो, आपको पता है कि इसके अंदर इम्प्रूवमेंट बहुत कम आती है और फैमिली की अब उसको ज़रूरत है, तो फैमिली अपना पार्ट किरदार अदा करे, अपना वो करे, क्योंकि उसको आपकी ज़रूरत है, नहीं तो बुद्धवाएँ लग जाती हैं। मुझे यही चीज़ हो रही होती, कभी कभी मैं इतना ज़्यादा इस चीज़ को फील करता हूँ कि यार देखो, अब फैमिली को भी पता है कि ये चीज़ ऐसे है, अब मैं उसको कहीं पे भेज रहा हूँ, अब हमारे पास है ना, ठीक है, हमारे रिहैब में लोग बैठे हुए हैं, हम फैमिली को कहते हैं हम ये फैसिलिटीज़ देंगे, लेकिन वो फैसिलिटीज़ लेने के काबिल ही नहीं है वो बच्चा या वो बंदा, उस बेचारे को उस चीज़ का एहसास ही नहीं है, ठीक है। उसको तो अपने घर वालों की ज़रूरत है, उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मैं उसको क्यों कैद करूँ, या उसको मैं क्यों इस चीज़ का वो कर रहा हूँ, जिसका अब ट्रीटमेंट ख़त्म हो चुका है। अब उसको स्कूल की ज़रूरत है या स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनके पास में क्यों नहीं भेजता, या फैमिली इस बात को क्यों नहीं अमल करती। तो इस चीज़ के ऊपर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि फैमिलीज़ जो है ना इस चीज़ के ऊपर लाजमी वो करें कि डायग्नोसिस देखें, जहाँ भी जाएं उनको बोलें कि हमारे बच्चे को बीमारी क्या है, वो बोलेंगे ये बीमारी, अच्छा लिख के दे दो यार किस तरह से है। मैं डिस्चार्ज प्लान देखता हूँ लोगों के, वो बस एक साइकेट्रिक मेडिसिन लिखी हुई होती है, हाँ जी ये कर लें, यार ये ट्रीटमेंट नहीं था,
ये तो प्रिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप उसकी डिस्क्रिप्शन ही नहीं लिखी हुई, कोई और चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, ठीक है, बस ये मेडिसन है, ये गोली सुबह ये शाम लेते रहना, बंदा ठीक हो जाएगा। और भाई बाकी साइकोलॉजिकल वर्क किधर है, नजर आना चाहिए, ठीक है। हर चीज़ को देखो, जांचो, वरना दुआएं लगेंगी। ये उन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं जो कि अपनी एडवोकेसी खुद नहीं कर सकते, उनके वकील हम बने हुए हैं, ठीक है। फैमिली मेम्बर्स को समझाओ, और फैमिली मेम्बर्स को भी समझना चाहिए। गूगल करो, रिसर्च करो, समझो, पढ़ो, फिर अगले काम करो, ठीक है। पैसा है लोगों के पास जिनके, तो वो दे रहे हैं, ठीक है, देते रहो, लेकिन ये कि पॉजिटिव वे में दो ना, कुछ तो रिजल्ट निकले, ठीक है। तो अल्लाह हाफ़िज़।